नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विद सुमित चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। यूपी टेट 2025-26 के लिए मैं लेकर आया हूं आपके सामने संस्कृत विषय। और यह संस्कृत के क्वेश्चन आपके यूपी टेट 2014 का पेपर है। तो आप सबको पता है कि यूपी टेट में कम से कम 50% क्वेश्चन रिपीट होते हैं या हूबहू क्वेश्चन रखे जाते हैं सेम टू सेम परीक्षा में। इसलिए आपको पिछले विगत वर्षों के पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसी क्रम में चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। शिक्षण में नैदानिक परीक्षण की आवश्यकता होती है। छात्र की पारिवारिक आय की जांच करने के लिए, स्वास्थ्य परीक्षण के लिए, छात्र की विषयगत कमजोरियों को जानने के लिए, छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना विकास करने के लिए। किसके लिए होता है? ये होगा आपका व्यक्ति में किसी प्रकार की असामान्यता, अयोग्यता, अक्षमता, व्यतिक्रम तथा व्याधि के स्वरूप की ठीक पहचान करना और उसका निदान करना ही नैदानिक परीक्षण है। तो यहाँ पास जो आंसर हमारा हो रहा है क्या होगा? छात्र की विषयगत कमजोरियों को जानना ही क्या है? नैदानिक परीक्षण है। कक्षा शिक्षण में सबसे आवश्यक शिक्षण सामग्री क्या है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। श्यामपट्ट है। लेखन शिक्षण में प्रतिलेख का तात्पर्य क्या है? पुस्तक से कुछ अंश को देखकर लिखना। अध्यापक बोलता है, छात्र लिखता है, एक छात्र बोलता है, अन्य छात्र लिखते हैं। स्मरण के आधार पर लिखना। तो प्रतिलेख का अर्थ होता है लिखी हुई चीज़ को ज्यों का त्यों नकल उतार कर लिखना, इसे ही बोलते हैं प्रतिलेख। और हम लोग की देसी भाषा में बोला जाता है नकल करना या नकल लिखना। बच्चों बोलो नकल लिखें। छंदोबद्धता होती है गद्य पाठों में, नाटकों में, पद्य में, कहानी में। तो छंदबद्धता कहाँ होगी? पद्य पाठों में। निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध वाचन का कारण नहीं है? वर्णों की ध्वनियों का ज्ञान न होना, प्रयत्न लाघव, उच्चारण संबंधी अभ्यास की कमी, सस्वर वाचन। तो अशुद्ध वाचन का कारण नहीं है सस्वर वाचन। यदि आप सस्वर वाचन करेंगे तो अशुद्ध वाचन नहीं होगा। बाकी जितने भी हैं सभी क्या हैं? अशुद्ध वाचन के लक्षण हैं। क वर्ण का उच्चारण स्थान। ये जो वर्णमाला है आपका हिंदी और संस्कृत दोनों में पूछा जा रहा है, ठीक है। और कम से कम यहाँ से दोनों को मिलाकर 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी वर्णमाला से। मूर्धा, तालु, कंठ, ओष्ठ। तो जो का है इसका जो उच्चारण होता है कंठ से होता है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। क्या पढ़ते हैं? अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। इसका सूत्र होता है अर्थात आ का वर्ग का घा अंगा हा और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से है। इसके अतिरिक्त रिटा ऋषुणाम मूर्धा यानी रे टा टर अड़ा रा और सा का उच्चारण स्थान कहाँ से है? मूर्धा से है। इक्ष्वाकुवंशी राजाओं का निरूपण प्राप्त होता है। जो इक्ष्वाकुवंशी राजा थे उनका निरूपण कहाँ मिलता है? तो यह 10 कुमार चरितम में, रघुवंशम में, मेघदूतम में, कादम्बरी में। तो यह रघुवंशम में मिलता है। इसका व्याख्या पढ़ना बहुत जरूरी है। इक्ष्वाकुवंशु सूर्यवंशी राजाओं में पहले राजा थे, अतः इस वंश को इक्ष्वाकु वंश भी कहा जाता है। महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य रघुवंशम में इस वंश की वंशावली प्रस्तुत की, जिसके अंतर्गत राजा दिलीप बाद में भगवान राम आते हैं। प्रश्न संख्या 68। अष्टाध्यायी ग्रंथ संबंधित है व्याकरण से, नाट्य शास्त्र से, अलंकार से, काव्य शास्त्र से। तो जो अष्टाध्यायी है उसमें व्याकरण की बात लिखी हुई है, ठीक है। इसको लिखा किसने है? महर्षि पाणिनि ने लिखा। किसने लिखा? महर्षि पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी व्याकरण का सर्वमान्य तथा सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इसमें कुल 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4 पद हैं। इनमें कुल 3996 सूत्र हैं। महर्षि पाणिनि ने
संस्कृत वर्णमाला को विभाजित किया। 12 खंड, 14 खंड, 16 खंड, 18 खंड। महर्षि पाणिनि ने 14 खंडों में विभाजित किया। किसको? संस्कृत वर्णमाला को, जिसे बोलते हैं महेश्वर सूत्र भी कहा जाता है। महेश्वर सूत्र आप रट लीजिए। अयूण, रिलरिक, यौंग, यौच, हयरवट, लड़, अयमंगणनम, झबय, घड़दस, जबगड़दस, खप, छठ, चटतव, कपय, ससर, हल। ताव वर्ग का उच्चारण स्थान देखिए, फिर से पूछा वर्णमाला से। कंठ, तालु, दंत, मूर्धा। तो ता बोलिए, ता, था, दा। ये कहाँ से हो रहा है? दंत से उच्चारण हो रहा है। ऋतु, लसा, नाम, दंता, इसका उच्चारण स्थान है। कभी कभी पूछ लेता है इसका सूत्र क्या होगा, इसलिए आप सूत्र भी याद रखिए। इचु, यसा, नाम, तालु। जैसे ई, चा, 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 अइया, सभी क्या हैं? तालु से हैं। ताव वर्ग। गम धातु को लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या कहते हैं? तो साथियों, आपको रूप भी याद करना है, शब्द रूप और धातु रूप। यदि आपने पढ़ा होगा तो जरूर आसानी से कर लेंगे। गम धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में गच्छतु क्या हो जाता है? गच्छतु। कैसे चलेगा इसका रूप देखिए। गच्छतु या गच्छताम, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम, गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु। याद रखिए, गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम। तो एक वचन प्रथम पुरुष गच्छतु। पित्रा, पितृ शब्द के किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? आपको बताना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पित्रा जो शब्द है आपके तृतीय एक वचन का है। आइए देखते हैं इसका रूप कैसे चलता है। देखिए, जो रूप याद करने का सही तरीका है, आप क्रमशः ऐसे याद करिए, ठीक। बाकी जैसे आप याद किए हो वैसा देख लीजिए। जैसे पिता, पितरम, पित्रा, पित्रे, पितुः, पितुः, पितारी, पितरो, पितरो, पितृभ्याम, 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 पित्रोः, पित्रोः, पितरः, पितॄन्, पितृभ्यः, 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 पितॄणानाम, पितृसु। तो जो आपके प्रश्न पूछा है, वो प्रश्न पूछा है आपका पित्रा किस विभक्ति और वचन का है? तो पित्रा जो है आपके तृतीय विभक्ति एक वचन का है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अष्टाविंशति बहुत महत्वपूर्ण है। आप 1 से लेकर 100 तक की गिनती भी याद रखिए। तो अष्टाविंशत इसको बोलते हैं 28। क्या बोलते हैं? 28। अष्टादश 18, अष्टाविंशति 28, अष्टात्रिंशत् 38, अष्टचत्वारिंशत् 48। पावका का संधि विच्छेद पौधन अका पावका। पौधन अका याद होगा आपको, पौधन अका पावका। यचो यया वह सूत्र के से अव के स्थान पर आव होकर पावका शब्द का निष्पादन हुआ। और जैसे नेधन अनम नयनम, पौधन अका पावका, पोधन इत्र पवित्र। जगदीश में किस सूत्र से संधि हुई? जगत धन ईश। जगत धन ईश तो हुआ, संधि कौन सी लगी ये बताना है आपको। इसका पूर्व पद जगत है, जगत पद में अंतिम वर्णता झल है, अतः झला जसो अंत्य में झलता के स्थान पर जस आदेश प्राप्त होता है। ठीक, इसमें जो आपको सूत्र लगा झला जसो अंत्य, क्या है? झलाम जसो अंत्य। राम शब्द के तृतीय एक वचन का रूप, तृतीय एक वचन रामा, रामम, रामेण। याद हो गया? ये देखिए क्या होगा? रामा, रामम, रामेण। आप सूत्र को याद करिए और नहीं रूप को देखिए। रामा, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस, रामे, राम, रामो, रामो, रामाभ्याम, 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 रामयो, रमयो, हे रामो, रामान, रामान, रामई, रामेभ्य, रामेभ्य, रामाणाम, रामेशु, हे रामा। तो आपने देख लिया कि रामायण कैसे आपका मिल गया, उत्तर बी सही हुआ। पठामह पठ धातु का रूप है।
लट लकार पठति पठता पठन पठति पठता पठत पठामि पठावह पठामः। तो यह आपका लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है। पठामः, ठीक। दा धातु में कत्वा प्रत्यय का योग करने पर प्राप्त होता है। जब दा में कत्वा प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा दात्वा। क्या बन जाएगा? दत्वा। स पदेन खज्जः अस्ति। वाक्य में पदेन पद में तृतीय विभक्ति का सूत्र है। विधायक सूत्र क्या है? तो ये है एनांग विकारा। क्या है? एनांग विकारा। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। पैर से लंगड़ा होने पर अंग पैर के विकृत होने की दशा में संपूर्ण अंगी के लंगड़े होने का बोध होता है। यहाँ पर एनांग विकारा लंगड़ा होने का सूत्र लगा है। संस्कृत के प्रत्येक लकार के पुरुष होते हैं। संस्कृत के प्रत्येक लकार में 3 पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। संस्कृत में भविष्यत काल के लिए प्रयोग किया जाता है। भविष्य काल के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रकार प्रयोग किया जाता है लिट लकार के लिए। इनका अर्थ समझ लीजिए। कितने लकार होते हैं? 5 लकार होते हैं। उनमें से लट लकार वर्तमान काल, लोट लकार अज्ञार्थक, लिट लकार भविष्य, लंग लकार भूतकाल और विधिलिंग लकार आज्ञार्थक यानी चाहिए अर्थ में। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण श्रव्य दृश्य दोनों है? ये आपका टेलीविज़न जो है श्रव्य और दृश्य दोनों, बहुत सरल था। तेन में विभक्ति है। पूछ रहा तेन में विभक्ति है। आइए देखते हैं तत्, ये किससे बना है? तत् शब्द से बना हुआ रूप है। तेन तो यहाँ उत्तर तो तृतीय विभक्ति है। आइए इसका रूप देखते हैं तेन का। यदि आपने ऐसा पढ़ा सह तौ ते तम तौ तान तेन तभ्याम तैः तस्मै तभ्याम तेभ्यः तस्मात् तभ्याम तेभ्यः तस् तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु। मैं आपको बोलूँगा, आप ऐसे याद करिए। सह तम तेन तस्मै तस्मात् तस् तस्मिन् तौ तौ तभ्याम 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 तयोः तयोः तेन तान तैः तेभ्याम तेभ्यः तेभ्यः तेषां तेषु। तो आपसे पूछा तेन, तो यह है तृतीया विभक्ति, ठीक है। आगत में प्रत्यय है। कत्वा कत लेप श्रत, तो इसमें लेप प्रत्यय है। क्या लगा है? लेप प्रत्यय। गम प्लस लेप आगत्य बना। गम प्लस कत्वा गत्वा, गम प्लस कतः गतः, गम प्लस गच्छ गच्छन बन जाता है। इसलिए आपका क्या हो गया? लेप। विभ्यति शब्द में मूल धातु एवं लकार है। विभ्यति भी धातु लट लकार का ये रूप है। तो यहाँ पास जो आपका लकार बन रहा है, देखिए पहले भी धातु को लट लकार में रूप देखिए। विभेद विभीति विभ्यति विभेष विभीथा विभीत विभेम विभीवह विभीम। तो पूछा क्या है? विभ्यति। विभ्यति जो है आपका भी धातु लट लकार, ठीक। पूछा आपसे था लट लक कौन सा लकार? लट लकार में आया जा गया। और कौन सा धातु? भी धातु। भारत भाषाओं की जननी है। भारतीय भाषाओं की जननी कौन है? संस्कृत है। सबसे प्राचीन वेद, बहुत ही सरल, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद। श्रुत प्रयुक्त प्रत्यय युक्त पद है। पठिता कर्तुम पठन पठित्वा, जो श्रुत है शत्रु है। ये आपका ये किसका है? पठन का। पठ में पठ शत्री है। पठन जो है शत्री का है। कथित कथ कथ का है। कर्तुम कृत तुमुन का है। पठित पठ कत्वा का है। यहाँ देख लीजिए, जो पठन है आपका शत्री प्रत्यय युक्त पद है। पठन कौन है? पठन। समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है। समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? निशिचर, दिनकर, सुधाकर, रत्नाकर।
तो यहाँ रत्नाकर है। क्या है? रत्नाकर है। क्योंकि निश्चर राक्षस के लिए, दिनकर सूर्य के लिए, सुधाकर चंद्रमा के लिए प्रयुक्त होता है। लास्ट क्वेश्चन 90 नंबर। भूत बलि शब्द में कौन सा समास है? व्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। तो भूत बलि में तत्पुरुष समास पाया जाता है। क्या होता है? तत्पुरुष समास। भूतेभ्यः बलिः भूत बलिः। यहाँ पर भूत शब्द चतुर्थी विभक्ति में है। उत्तर पद बलि प्रधान है, अतः यहाँ पर चतुर्थी तत्पुरुष समास है। उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास, अर्थात तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। समासांत पद का लिंग और वचन अंतिम पद के अनुसार होगा। तो साथियों, ये रहे आपके 30/2014 का पेपर। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।